Hello everyone. So now we are going to revise the chapter of place of supply under GST. Why place of supply is important. ठीक है, अगर आप लोग को ये जानना है कि कौन सा टैक्स लगेगा, CGST, SGST लगेगा या फिर IGST लगेगा, then it is very important to understand the concept of place of supply. Okay, GST is a destination based consumption tax. Okay, तो ये जो प्रिंसिपल है वो कौन से चैप्टर से आ रहा है? दैट इज फ्रॉम प्लेस ऑफ सप्लाई. क्लियर है? सो अगर LOS एंड POS सेम स्टेट में है तो CGST, SGST या फिर CGST, UTGST लगता है. अगर LOS POS कोई अलग स्टेट्स है, अलग यूटी है या फिर वन स्टेट वन यूटी है, देन IGST लगता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई. अब प्लेस ऑफ सप्लाई का जो प्रोविजन है दे आर कंटेन्ड इन IGST एक्ट. ओके, आप लोग को यहाँ पर क्या सोचना है? आप लोग गुड्स बेच रहे हो कि सर्विस? अगर गुड्स बेच रहे हो तो आप लोग को क्या सोचना है आगे? क्या उन गुड्स का मूवमेंट इंडिया के अंदर है या फिर आप लोग इंडिया से बाहर भेज रहे हो एंड बाहर से इंडिया में ले रहे हो? ओके, सो ये दो टाइप का मूवमेंट हो सकता है. सर्विसेज में क्या सोचना है आप लोग को? सर्विस रिसिपेंट सप्लायर इंडिया में है या फिर दोनों में से एक जन इंडिया के बाहर है. ओके, तो अगर गुड्स का ट्रांजैक्शन है, मूवमेंट इंडिया में है, तो सेक्शन 10 लगाएंगे. अगर गुड्स का ट्रांजैक्शन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, तो सेक्शन 11 लगाएंगे. अगर सर्विस का ट्रांजैक्शन है एंड सप्लायर रिसिपेंट दोनों जन इंडिया में है तो आप लोग को सेक्शन नंबर 12 लगाना है. एंड अगर दोनों में से एक जन इंडिया के बाहर है तो सेक्शन नंबर 13 लगाना है. नाउ लेट अस डिस्कस इन सीक्वेंस सेक्शन नंबर 10. सेक्शन नंबर 10 इज एप्लीकेबल व्हेन यू आर डूइंग गुड्स का ट्रांजैक्शन एंड जब भी मूवमेंट इंडिया के अंदर है. सेक्शन नंबर 10(1)(a), जब भी आपने कुछ बेचा है, सप्लाई किया है जिसमें मूवमेंट है, ओके, अगर मूवमेंट रहेगा तो जब भी मूवमेंट जहां पर भी टर्मिनेट हो रहा है, ओके, मूवमेंट जिधर भी खत्म हो रहा है, फॉर डिलीवरी टू द रिसिपेंट दैट लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. क्लियर है? 10(1)(b), अगर आपने किसी को कहा कि आप रिसिपिएंट को गुड्स सप्लाई करो, दैट इज द बिल टू शिप टू मॉडल, तो आपने जिसको कहा वो पर्सन आपको बिलिंग करेगा एंड शिप किसको करेगा? आपने जिसको बोला था उसको पहुंचाने को. ओके, तो जो भी पर्सन आपके ऊपर बिलिंग करेगा उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा आपका लोकेशन, ना कि जहां पर उसने गुड्स को डिलीवर किया. क्लियर है? 10(1)(c), जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन में मूवमेंट नहीं है, ओके, सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है लेकिन मूवमेंट नहीं हो रहा है, जैसे फाइनेंस लीज हो गया या फिर प्री प्री सेल, वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, प्री इंस्टॉल्ड फर्नीचर एंड ऑल, तो उन सब केसेस में मूवमेंट नहीं होता है. ओके, सो उस केसेस में जहां पर भी डिलीवरी हुआ है उस गुड्स का, ठीक है, जहां पर भी वो गुड्स का लोकेशन है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, दैट लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. 10(1)(d), अगर असेंबली इंस्टॉलेशन करवाया तो जहां पर भी असेंबली इंस्टॉलेशन हो रहा है दैट पर्टिकुलर लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. 10(1)(e), जब भी गुड्स ऑन बोर्ड लिया है, ओके, एग्जांपल स्पाइस जेट ने ऑन बोर्ड लिया गुड्स को, अभी स्पाइस जेट पैसेंजर को बेच रहा है, तो जहां पर भी स्पाइस जेट ने ऑन बोर्ड लिया दैट लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. हियर वी कंप्लीट विद सेक्शन नंबर 10. नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 11, इंपोर्ट एक्सपोर्ट. अगर इंपोर्ट कर रहे हो तो लोकेशन ऑफ इंपोर्टर इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. एक्सपोर्ट कर रहे हो तो लोकेशन ऑफ गुड्स विच इज आउटसाइड इंडिया, ठीक है, डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 12. सेक्शन नंबर 12, अभी यहाँ पर कुछ अलग सीक्वेंस है लेकिन मैं आप लोग को जब बोलूंगा तब अलग सीक्वेंस में बोलूंगा. ओके, तो यहाँ पर शायद आपको स्क्रीन पे ना दिखे हो, खाली सुनने पर फोकस करो, स्क्रीन तो ऐसे ही ओपन रखा है मैंने. सेक्शन नंबर 12 कब एप्लीकेबल है? जब सर्विस का ट्रांजैक्शन है. ओके, जब सर्विस का ट्रांजैक्शन है तब सेक्शन नंबर 12 एप्लीकेबल है. सर्विस के ट्रांजैक्शन में भी जब सप्लायर एंड रिसिपेंट दोनों जन इंडिया में है तो ही सेक्शन 12 एप्लीकेबल है. सेक्शन नंबर 12(2), अगर आप लोग को 12(3) से लेकर के 12(14) तक अगर प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं मिल रहा है स्पेसिफिक प्रोविजन से, देन जनरल प्रोविजन इज एप्लीकेबल. एज पर जनरल प्रोविजन, रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दिया, देन लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. अनरजिस्टर्ड को दिया तो चेक करेंगे. क्या चेक करेंगे? क्या एड्रेस है हमारे पास? एड्रेस है तो वो एड्रेस जो कोई भी स्टेट में, दैट स्टेट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. अगर एड्रेस नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर. 12(3), सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी. अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में है तो लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. 12(4), रेस्टोरेंट, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ओके, एंड ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज. यहाँ पर जिधर भी वो एक्चुअली परफॉर्म हुआ है दैट पर्टिकुलर लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. 12(5), ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल. अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दिया तो जहां पर इवेंट, जहां पर आपका जो ट्रेनिंग परफॉर्म हुआ है, ठीक है. 12(6), एडमिशन टू पार्क और इवेंट, ओके, तो यहाँ पर जहां पर भी इवेंट हो रहा है दैट पर्टिकुलर लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. 12(7) इज द इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज. तो इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज अगर रजिस्टर्ड को दिया तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दिया तो चेक करेंगे इवेंट किधर हो रहा है. अगर इवेंट इंडिया में हो रहा है, लोकेशन ऑफ इवेंट, इवेंट इंडिया के बाहर है तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट.
12.8 गुड्स ट्रांसपोर्ट, अगर रजिस्टर को दिया तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर पर्सन, अनरजिस्टर को दिया तो जहां पर भी हैंड ओवर किया दैट लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, रजिस्टर को दिया तो रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर को दिया तो जहां से उसने एम्बार्केशन किया, जहां से वो चढ़ा ट्रेन में, प्लेन में, जो भी है। अगर पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन नहीं मालूम तो 12.2 लगेगा, दैट इज जनरल प्रोविजन। ओके, देन कम्स 12.10 सर्विसेज ऑन बोर्ड। ओके, सर्विसेज ऑन बोर्ड में वेरी सिंपल, फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर, जहां से जर्नी शुरू होना चाहिए था, दैट लोकेशन इज द प्लेस ऑफ द 12.11 टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। ओके, टेलीकम्युनिकेशन, डीटीएच हो गया, ब्रॉडकास्टिंग हो गया, ये सारा 12.11। अगर फिक्स्ड लाइन है, ओके, लीज केबल है, तो जहां पर भी वो लीज केबल लोकेटेड है दैट इज द प्लेस ऑफ अप्लाई। ओके, अगर लीज केबल नहीं है बट पोस्टपेड है, पोस्टपेड, ओके, अगर पोस्टपेड है तो बिलिंग एड्रेस, अगर प्रीपेड है तो डिपेंड करता है कि आपने किसी सेलिंग एजेंट से खरीदा या फिर डायरेक्ट खरीदा। अगर सेलिंग एजेंट से खरीदा तो जो भी रीसेलिंग एजेंट है उसका लोकेशन वुड बी द प्लेस ऑफ अप्लाई। एंड अगर आप लोग ने डायरेक्टली खरीदा है, ओके, फाइनल सब्सक्राइबर आप लोगों को डायरेक्टली आपने खरीदा, तो जहां पर भी वो प्री पेमेंट रिसीव किया है दैट लोकेशन इज द प्लेस ऑफ अप्लाई। एंड अगर आप लोगों ने गूगल पे वगैरह से रिचार्ज किया इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। इसके अलावा जब भी सप्लायर के पास अगर आपका रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, देन सप्लायर के बुक्स में जो भी रिकॉर्ड अवेलेबल है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है देन लोकेशन ऑफ सप्लायर। ओके, देन कम्स 12 दैट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। तो यहाँ पर लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, अगर रिसिपेंट का लोकेशन है तो रिसिपेंट का लोकेशन नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। 12-13 इंश्योरेंस सर्विसेज, रजिस्टर को दिया तो रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड को दिया, देन जो भी रिकॉर्ड्स में होगा, ओके, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट का रिकॉर्ड्स में होता है बरोबर, रिसिपिएंट का रिकॉर्ड सप्लायर के पास होता है, तो जो भी सप्लायर के पास रिकॉर्ड्स रहेगा दैट लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, 12-14 एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी, लोकल अथॉरिटी और यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पर जो भी एज पर एग्रीमेंट होगा, ओके, एज पर एग्रीमेंट जो भी वैल्यू पर उन लोगों ने डिसाइड किया रहेगा दैट पर्टिकुलर रेशियो में वैल्यू ऑफ सप्लाई, ओके, वैल्यू ऑफ सप्लाई के रेशियो में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ओके, एग्जांपल महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ये तीनों ही स्टेट्स में एडवर्टाइजमेंट करने का है। ओके, 30 लाख चार्ज किया है तो 10 लाख 10 लाख 10 लाख का एडवर्टाइजमेंट देना है, तो 10 लाख के लिए महाराष्ट्र, 10 लाख के लिए गुजरात, 10 लाख के लिए राजस्थान, इस तरीके से प्लेस ऑफ सप्लाई किया जाएगा। ओके, एंड अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो रूल्स फॉलो करेंगे, रूल नंबर 3, जो हम लोग नहीं देखने वाले हैं इस लेक्चर में। तो अपना सेक्शन नंबर 12 खत्म हो गया। सेक्शन नंबर 13 पढ़ेंगे अभी। सेक्शन नंबर 13 अप्लाई कब होगा? जब सर्विसेज का ट्रांजेक्शन होगा जिसमें एक जन इंडिया के बाहर है, जिसमें एक जन इंडिया के बाहर है। ओके, तो यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है। 13.2 बोलता है कि 13.3 से लेकर के 13.13 तक, ओके, 13.3 से लेकर के 13.13 तक अगर कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन कंटेन नहीं है तो 13.2 के हिसाब से जनरल प्रोविजन लगेगा। व्हाट इज द प्रोविजन? अगर रिसिपेंट का लोकेशन अवेलेबल है लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, रिसिपेंट का लोकेशन अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। 13.3 मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगर किसी भी रिसिपेंट के गुड्स पर हमने काम किया, ओके, फिजिकली गुड्स के ऊपर हमने काम किया, तो जिधर भी काम किया दैट इज प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है? अगर किसी भी इंसान के ऊपर हमने काम किया जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, तो यहाँ पर जहां पर भी परफॉर्म किया वो एक्टिविटी, दैट पर्टिकुलर लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट इज द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, नॉट द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। वेरी इंपॉर्टेंट, रिसिपिएंट का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं रहेगा, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस होगा। अगर यूएस का पर्सन कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए मुंबई आ रहा है तो मुंबई विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड नॉट यूएस। आ रहा है समझ में? इसके एक्सेप्शंस, मतलब प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस विल नॉट बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस टू केसेस। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, अगर गुड्स ठीक हुआ है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, तो जहां पर भी गुड्स का लोकेशन था दैट लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड नॉट वेयर दिस सर्विसेज आर परफॉर्म। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली अगर गुड्स को ठीक किया तो यहाँ पर जिधर गुड्स का लोकेशन है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर? अगर गुड्स को आपने टेम्पररली इंपोर्ट किया इंडिया में रिपेयर पर्पस के लिए, ओके, या फिर कोई ट्रीटमेंट के लिए या फिर कोई प्रोसेस के लिए, एंड आपने उसको वापस से एक्सपोर्ट कर दिया विदाउट यूज इन इंडिया, तो यहाँ पर प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस विल नॉट बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, द आंसर वुड बी द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। आया समझ में? ओके, अभी इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन है। अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज दिया जा रहा है जैसे इंटीग्रेटेड डिस्कवरी, बायो इक्विवेलेंस स्टडी, बायो अवेलेबिलिटी स्टडी, तो यहाँ पर location of recipient would be the place of supply and not where the services are performed. Clear? Next is ESDM industry, electronic semiconductor design manufacturing industry. तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट बनाते हैं ये लोग, तो डेवलपमेंट करना है इंटीग्रेटेड सर्किट एंड सेल करना है आउटसाइड इंडिया। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या बेच रहे हैं? हम लोग एक डिजाइन बना के बेच रहे हैं, तो यहाँ पर प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस विल नॉट बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, इट विल बी द लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। ओके, लेकिन आपने इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया, उस इंटीग्रेटेड सर्किट को क्या कर रहे हो? आप लोग चेकिंग कर रहे हो,
मान के चलो आपने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया, आप लोगों को यूएस की एंटिटी क्या कर रही है, बोल रही है कि आप ये इंटीग्रेटेड सर्किट को चेक करो, चेक करो। तो यहाँ पर आपको चेक करने वाले हो किट में डाल के। तो यहाँ पर आपका मेन काम डिजाइन एंड डेवलपमेंट नहीं था, आपका मेन काम क्या था, सैंपल टेस्टिंग। तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, कटिंग एंड पॉलिशिंग एक्टिविटी, कटिंग एंड पॉलिशिंग एक्टिविटी के लिए क्या प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा, ऑब्वियसली यहाँ पर प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस नहीं रहेगा, क्योंकि हम टेम्परली इंपोर्ट कर रहे हैं एंड विदाउट यूज इन इंडिया हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट इज बी टू बी एमआरओ सर्विस, दैट इज मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल सर्विसेज। सो जब भी एयरक्राफ्ट और वेसल, ठीक है, अगर इन लोगों का क्या हो रहा है, रिपेयर, मेंटेनेंस और ओवरऑल, तो यहाँ पर जिधर परफॉर्म हुआ दैट विल नॉट बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। सो हियर वी कंप्लीट विद सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 3। 13(4), अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी पर सर्विस दिया जा रहा है, ओके, तो लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ पर एक सर्कुलर था, क्लैरिफिकेशन किया कि कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज आर नॉट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओके, उसमें जनरल प्रोविजन लगेगा। नेक्स्ट इज एडमिशन टू और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, ओके, तो यहाँ पर सिंपल है, जिधर भी इवेंट हो रहा है दैट पर्टिकुलर लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 13(3), 13(4) इन मल्टीपल लोकेशन इंक्लूडिंग टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब आप लोग इंडिया में भी सर्विस ले रहे हो, ओके, अलॉन्ग विद दैट यूएस में भी ले रहे हो, एंड इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट एक ही है, तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, अगर एक से ज्यादा स्टेट में 13(3), 13(4), 13(5) का सर्विस दिया जा रहा है, तो फिर आप लोग को प्लेस ऑफ सप्लाई किस तरीके से करना है, एज पर एग्रीमेंट उसको बाइफरकेट करना है, समझ में। एग्रीमेंट नहीं होगा तो रूल 9 ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स जो होते हैं वो लगेंगे, लेकिन अपने को वो डिस्कशन इस लेक्चर में नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट 13(8), 13(8), ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सर्विसेज सप्लाइड बाय बैंक एनबीएफसी टू अकाउंट होल्डर्स, ओके, और सेकंड इज इंटरमीडियरी सर्विसेज, ओके, जैसे एजेंट कमीशन चार्ज करता है उसको बोलते हैं इंटरमीडियरी सर्विस। और हायरिंग ऑफ ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन वेसल एयरक्राफ्ट फॉर अ पीरियड अप टू 1 मंथ। ओके, मतलब अगर आप लोगों ने एयरक्राफ्ट या फिर वेसल को छोड़ करके कुछ भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को हायर किया अप टू द पीरियड ऑफ 1 मंथ, ओके, 1 मंथ से ज्यादा किया तो फिर 13(2) लगेगा। ओके, वेसल एयरक्राफ्ट किया तो 13(2) लगेगा, अदर देन वेसल एयरक्राफ्ट एंड अप टू 1 मंथ, देन ये वाला प्रोविजन लगेगा। तो एज पर 13(8), लोकेशन ऑफ सप्लायर इज द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड नॉट द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। ठीक है, ये एक ही प्रोविजन ऐसा है जो डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स के ऑपोजिट चलता है। 13(9), ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन मेल और कुरियर, ओके, अदर देन मेल और कुरियर, मतलब मेल और कुरियर होगा तो 13(2) लगेगा, अदर देन मेल और कुरियर होगा तो 13(8), 13(9) लगेगा, दैट इज द डेस्टिनेशन। ओके, अभी इसके साथ साथ सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 8 गुड्स ट्रांसपोर्ट हमने जो सीखा उसका प्रोवाइजो पढ़ना है। ओके, जब भी सप्लाई रिसिपेंट इंडिया में होंगे तब 12 लगेगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट का सर्विस दिया जिसका डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया, ओके, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया जाएगा। आया समझ में, ये सेक्शन नंबर 12(8) का प्रोवाइजो बताया। अभी यहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज के ऊपर क्लैरिफिकेशन है। ओके, तो सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज जो होती हैं वो ट्रांसपोर्टेशन है। ओके, बेसिकली आप सैटेलाइट को भेज रहे हो स्पेस में। सो इन दिस केसेस सर्कुलर अप्लाई होगा। सर्कुलर क्या बोल रहा है, अगर आपके व्यूवर्स इंडिया में है, ओके, तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया रहेगा, अगर व्यूवर्स आउटसाइड इंडिया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया रहेगा। नेक्स्ट इज पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, तो यहाँ पर सिंपल है जहाँ से एम्बार्केशन हो रहा है। नेक्स्ट इज सर्विसेज ऑन बोर्ड, सेम है 12 सेक्शन वाला, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। नेक्स्ट इज ओआईडीआर सर्विसेज, जैसे गूगल आईएनसी गूगल का एड्स दे रहा है, ओके, तो यहाँ पर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओआईडीआर सर्विस, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। तो ये वाले रूल्स अपने को डिस्कशन नहीं करना है। लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर ओआईडीआर सर्विस। ओआईडीआर सर्विस का मीनिंग क्या होता है, ऐसा सर्विस जो बिना इंटरनेट के नहीं दिया जा सकता, बिना इंटरनेट के देना पॉसिबल नहीं है। ओके, जैसे अमेजोन का क्लाउड होस्टिंग, वेब होस्टिंग, ओके, ऑनलाइन गेमिंग, डिजिटल डेटा स्टोरेज, तो ये सारा कुछ होता है ओआईडीआर सर्विस। अगर ओआईडीआर सर्विस प्रोवाइडर इंडिया के बाहर है, ओके, इंडिया के बाहर है, एंड वो सर्विस दे रहा है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, ओके, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस रजिस्टर्ड पर्सन को आरसीएम में जीएसटी पे कर। ओके, अगर ओआईडीआर सर्विस इंडिया के बाहर है, सर्विस प्रोवाइडर इंडिया के बाहर है, वो अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, दैट इज नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट को। ओके, तो उस केस में ओवाईडीआर सर्विस प्रोवाइडर को इंडिया में आना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा बैंगलोर में, एंड जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज में पे करना पड़ेगा। क्लियर है। अगर ओवाईडीआर इंटरमीडियरी के थ्रू दे रहा है सर्विस, तो वो इंटरमीडियरी अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो रजिस्टर्ड पर्सन आरसीएम में पे करेगा। अगर इंटरमीडियरी नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट को दे रहा है, जैसे अनरजिस्टर्ड पर्सन फॉर
अदर देन बिजनेस पर्पस, ओके, और गवर्नमेंट अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी। तो इन दिस केसेस इंटरमीडियरी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इंडिया में, बैंगलोर में, एंड जीएसटी पे करना पड़ेगा। क्लियर? सो हियर वी कंप्लीट विद दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।